नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। चार बड़ी खबरों की बात करेंगे। चार बड़ी खबरों में बात होगी पहली खबर में लखनऊ की, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि इसमें कई फैसलों पर मुहर लगेगी। संभल की न्यायिक रिपोर्ट पर भी कैबिनेट के सामने जो है चर्चा की जाएगी, ये संभावना जाहिर की जा रही है। इस पर हम पूरी बातचीत आपसे करेंगे, विस्तार से पूरी जानकारी भी देंगे। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे सितंबर में जारी कुदरत के सितम की। दिल्ली से लेकर के कश्मीर तक और राजस्थान से लेकर के पंजाब, हरियाणा और बारिश का कहर यहां पर जारी है। ऐसे में देखिए कि आलम यह है कि सड़कें दरिया बन गई है, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से आफत है। पंजाब में भी बारिश ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। तीसरी खबर में बात होगी यूपी में जारी ऑपरेशन लंगड़ा की। यूपी में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। आज फिर मेरठ, कौशाम्बी समेत कई जगहों पर देखिए पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई की है। और चौथी खबर में बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। भारत के साथ टैरिफ विवाद पर ट्रंप का बयान सामने आ गया है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने टैरिफ कम करने की पेशकश की है। ट्रंप ने भारत पर थोपे गए 50% पर भी अपनी सफाई पेश की है। देखिए, ट्रंप ने यह कहा कि भारत अमेरिका को बहुत ज्यादा सामान बेच पाता है, जबकि अमेरिका उसे बहुत कम सामान निर्यात कर पाता था। तो ऐसे में ये टैरिफ लगाया गया था। अब ऐसे में देखिए कि ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब एससीओ में मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मीटिंग हुई है। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे यूपी कैबिनेट की अहम बैठक की। तो देखिए, लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की ये अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आज योगी कैबिनेट निर्यात पर, यानी कि जो नई निर्यात नीति है उसको मंजूरी मिलने की इसमें संभावना है। और ऐसे में देखिए पैतृक संपत्ति बंटवारे के लिए भी रजिस्ट्री अब 5,000 रुपए के शुल्क पर किए जाने संबंधी प्रस्ताव को जो है वो भी मंजूरी दी जा सकती है। ऐसे में नई नीति, जो निर्यात नीति है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, वो 5 साल के लिए बनेगी। इसमें टैरिफ वॉर को देखते हुए यूपी के निर्यातकों और कारोबारियों के लिए खास रियायतों का प्रावधान भी होगा। योगी कैबिनेट आज नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे सकती है। और इसके अलावा देखिए संभल की न्यायिक जांच रिपोर्ट भी आज कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। ऐसे में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उन्हें शोषण से बचाने के लिए भी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को भी मंजूरी मिल सकती है। और ऐसे में देखिए आज कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जिसको मंजूरी मिलेगी, लेकिन खासतौर से जो संभल हिंसा है उसको लेकर के आई न्यायिक जांच रिपोर्ट को लेकर के भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे अहम है नई निर्यात नीति, जो कि 5 साल के लिए लागू होगी, क्योंकि टैरिफ लगाया गया है। अब ऐसे में समझिए राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार, हर कोई यहां पर अपने व्यापारियों को जो कि निर्यात करते हैं उन्हें बहुत सहूलियत देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और आज उसको लेकर के कई अहम बातचीत के दौर और पॉइंट्स जो है वो निकाले जाएंगे ताकि कारोबारियों को कोई दिक्कत ना हो। और सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे ब्यूरो चीफ अभिषेक पांडे हमसे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए संभल न्यायिक जांच रिपोर्ट, उसको लेकर के बातचीत होगी, कई और अहम प्रस्ताव है, लेकिन इन सब में सबसे अहम है नई निर्यात नीति जो कि 5 साल के लिए यानी कि 2030 तक के लिए लागू होगी। इसमें कौन कौन सी अहम बातें जो है वो रहने वाली है, क्योंकि टैरिफ सबसे अहम मुद्दा है आज के वक्त में। देखिए, बिल्कुल लगभग दर्जन भर प्रस्ताव आज की कैबिनेट की बैठक में आने हैं, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो 2-3 प्रस्ताव हैं उनमें एक तो संभल की न्यायिक जांच रिपोर्ट आज कैबिनेट के सामने टेबल की जाएगी और उसके बाद वो विधानसभा भेजी जाएगी। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है इस कैबिनेट बैठक में, जो प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में आज जो आना है प्रस्ताव, वो है निर्यात नीति यानी एक्सपोर्ट पॉलिसी। उत्तर प्रदेश से लगभग 33,000 करोड़ रुपए 33,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यानी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रोल है भारत के एक्सपोर्ट में। तो ऐसे में जो अभी टैरिफ से प्रभावित हुए हैं उत्तर प्रदेश के व्यापारी, उनको क्या राहत दी जाए, वो उत्तर प्रदेश की सरकार एक पॉलिसी के तहत अगले 5 सालों के लिए ले आएगी, जो अपने एंड से यानी राज्य सरकार का जो उसमें टेक होता है, जो उसमें जो हिस्सेदारी होती है, हो सकता है उसमें कुछ कटौती की जाए ताकि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को जो यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को, अपने उत्पादों को विदेश भेजते हैं, खासतौर पे अमेरिका और उसके आसपास के देशों में भेजते हैं, उनको कुछ राहत मिल सके। इसलिए ये पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज की इस कैबिनेट बैठक के बाद अगर सरकार उनको जरा राहत देती है
तो यहाँ के व्यापारी अमेरिका के टैरिफ से जो प्रभावित हो रहे हैं उनको कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल अभिषेक, इसी के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर के भी जो है प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा और उस पर भी जो है बातचीत का दौर चलेगा। उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है पैतृक संपत्ति को लेकर के? देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इससे मिलता जुलता प्रस्ताव पहले कैबिनेट पास कर चुका है। अगर आपको अपनी संपत्ति अपने ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर करनी होती है तो 5,000 रुपए के स्टैंप पे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अब पैतृक संपत्ति का जो बंटवारा होता है उसको भी इसी दायरे में लाया जा रहा है। आप ये समझिए कि बहुत सारा जो विवाद होता है घरों में, लोगों के घरों में पैतृक संपत्तियों के बंटवारे को लेकर के होता है। बहुत सारे नकली विल डीड देखने को मिलती है, बहुत सारी नकली वसीयत देखने को मिलती है, लेकिन अब 5,000 रुपए की बेहद आसान भाषा में कहा जाए तो बहुत आसान तरीके से संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे मामले जो 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 फैमिली डिस्प्यूट के रूप में दिखाई देते हैं वो फिलहाल सॉल्व हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो 11 बजे होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात पंजाब से लेकर के हिमाचल तक मची तबाही की करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब तक भारी बारिश का दौर जारी है। पंजाब में अब तक बाढ़ से 29 लोगों की मौत हो गई। वहीं जम्मू कश्मीर में अगस्त के महीने में सिर्फ देखा जाए तो 73% से ज्यादा की बारिश जो है वो दर्ज की गई है। ऐसे में लद्दाख में सामान्य से 93% जो है वो बारिश दर्ज की गई है। और देखिए कि बारिश के चलते आज चंडीगढ़ में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अगस्त के बाद सितंबर में ऐसा लग रहा था कि कुछ राहत जो है वो मिलने की संभावना है, लेकिन कुदरत का कहर स्टिल अभी भी जारी है। आसमानी कहर जो है कुदरत की तरफ से जो है वो बरस करके सामने आ रही है। और ऐसे में देखिए, दिल्ली से लेकर के कश्मीर तक अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आफत काल है। दिल्ली एनसीआर से लेकर के जम्मू कश्मीर और हिमाचल तक भारी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि शहर दरियों में तब्दील हो चुके हैं और पश्चिमी यूपी की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर रेड अलर्ट जारी है। और वहीं देखिए कि दिल्ली में भी बीती रात जमकर के बारिश हुई है। पंजाब के हालात से भी हम आपको रूबरू करा देते हैं। वहाँ पर भी हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, जिसे बयां कर पाना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। अब देखिए, पंजाब में अब तक 29 लोगों की बाढ़ बारिश से मौत हो चुकी है। आधे पंजाब में नदियां कहर बरपा रही हैं। पंजाब के 9 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और इनमें फाजिलका, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, तरन तारन, होशियारपुर, मोगा, गुरदासपुर और बरनाला शामिल है। तो वहीं जालंधर भी देखिए इससे अछूता नहीं है। वहां पर भी बाढ़ का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 1312 ऐसे गांव हैं जो कि बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। सोमवार को देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान से बातचीत की थी। शाह ने आश्वासन दिया कि बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की है, हालात का जायजा लिया है और ऐसे में देखिए हर संभव मदद की जो है बात उन्होंने भी कही है। ऐसे में देखिए, जम्मू कश्मीर में अगस्त में देखिए बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अगस्त में जम्मू कश्मीर में सामान्य से 73% जो है वो ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। ऐसे में लद्दाख की भी अगर हम बात कर लें तो 93% यहाँ पर ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। और बारिश के अलर्ट के चलते चंडीगढ़ में स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। तो अभी स्थिति भयावह है, राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और देखिए, ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हैं गुरुग्राम में। जिस तरह से महाजाम की स्थिति कल देखने को मिली, आज भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है आज भी मौसम ऐसे ही बने रहेगा, यानी कि बारिश लगातार होते रहेगी। दिल्ली में जलभराव की स्थिति, हटनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इस वजह से भी देखिए यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। कई इलाके जो है वो जलमग्न, कई इलाकों को खाली जो है वो करा लिया गया। पंजाब में भी देखिए बाढ़ का कहर जारी है। जम्मू में भी तबाही का मंजर। और देखिए, जम्मू इस बार सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर तबाही मची है कुदरत के कहर की वजह से। आपने देखा कि इस तरह से वहाँ पर लैंडस्लाइड, बादल फटने जैसी घटनाएं जो हैं वो सामने आई है। कई लोगों की मौत की भी जानकारी। और अब ऐसे में इन 4 तस्वीरों के
माध्यम से आप समझिए कि किस तरह की स्थिति है। और चलिए हम सीधे रुक करेंगे जम्मू का। हमारे साथ हमारे संवाददाता सहयोगी रमन सैनी जुड़ चुके हैं। रमन, लगातार देखिए आप जम्मू की तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, कश्मीर की भी खबरें आप बता रहे हैं, किस तरह से लैंडस्लाइड, बादल फटना, पानी, जल भराव, तमाम समस्याएं हैं। तवी नदी का जलस्तर किस तरह से बढ़ गया है अभी फिलहाल, और क्या जानकारी मिल रही है? क्या स्टिल अभी भी बारिश जारी है और कितने घंटे इसी तरह से बारिश का दौर जो है चलेगा? ये देखिए किरण, मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने 29 तारीख को अलर्ट जारी किया था, तो 2 तारीख तक कंटिन्यू बारिश की बात कही गई थी। और बीती रात जिस तरीके से 3:35 से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, वो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि कभी तेज बारिश तो कभी धीमे बारिश जो है वो हो रही है, लेकिन आसमान को अगर आप देखेंगे, ठीक सामने देखेंगे किस तरीके से पहाड़ों पर बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। और इन बादलों को देखकर जो है जम्मू कश्मीर के लोग कहीं ना कहीं डरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले सप्ताह हमने देखा कि भीषण प्रकोप तवी नदी का और चिनाब दरिया का देखने को मिला, और उसने अपनी किस तरीके से तटबंध जो है वो तोड़ दिए हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये तवी नदी का जिस जगह पर कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंचकर उन्होंने बाकायदा जायजा लिया था, तो ये तवी का तटबंध जो है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया था। पिछली 26 तारीख को जो बाढ़ आई थी, और महज 1 से 1.5 फुट अगर और कटाव कर देता तो ये पानी जो है वो सारा रिहायशी इलाकों के अंदर घुसना शुरू हो जाता, और काफ़ी पॉश इलाका इसके आगे पड़ता है, वो जलमग्न हो सकता था। लेकिन गनीमत ये रही कि बारिश रात में थोड़ी सी रुक गई थी 27 तारीख की मध्यरात्रि में, तो उससे थोड़ी सी राहत जरूर मिली। लेकिन उसके साथ साथ में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में 122 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि यह आंकड़ा जो है वो अब 127 तक जो है वो पहुंच चुका है, जिसमें 2 भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान भी शामिल हैं, जिन्होंने बाढ़ में ड्यूटी देते हुए अपने प्राणों को जो है वो निछावर किया। और इसके साथ साथ में हमने देखा कि माता वैष्णो देवी का जो रूट है, ट्रैक है, वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ, 34 लोगों की जान वहाँ चली गई, 65 लोगों की जान चशोती में गई। और इसी तरीके से तमाम क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हुई हैं, उससे त्राही जो है वो जम्मू करता हुआ नजर आ रहा है। और अभी भी हम ये कहें कि सितंबर महीने में किसी तरीके की कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि पहले 2 दिन जो बीते हैं उसमें एक बार फिर मौसम में जो है वो रुख बदला है, बारिश का दौर जो है वो शुरू हुआ है। बिल्कुल रमन, देखिए जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि हवाई सर्वेक्षण एलजी को करना था, लेकिन मौसम चुनौती है। अब ऐसे में लोगों तक राहत सामग्री को पहुंचाना भी जरूरी है। जिस जगह पर इस तरह से फ्लैश फ्लड की वजह से, जल जमाव की वजह से जो है वो रोजमर्रा की चीजें नहीं ले पा रहे हैं, उसे पहुंचाने के लिए किस तरह से जो है सेना के जवान मुस्तैद दिख रहे हैं। कई तस्वीरें तो हम लगातार दिखा भी रहे हैं यहाँ पर कि सेना के जवान लगातार अपनी ही निगरानी में बहुत लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सेना कहीं ना कहीं देवदूत बनकर जिस तरीके से सामने आई है, 26 तारीख से लगातार हम देख रहे हैं कि हर वो इलाका जहां पर बाढ़ और बारिश का कहर था, जहां पर जलमग्न हो चुके थे पूरे घर और घरौंदे, वहां पर लोगों ने, सेना ने पहले रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया। अपने बोट के माध्यम से या हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया। और जो लोग अब अपने घरौंदे खो चुके हैं, जिनके घर जो हैं वो जमींदोज हो चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं पहाड़ और बारिश में, उनको राहत शिविरों में तक पहुँचाकर उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो मुहैया सेना की तरफ से करवाई जा रही हैं। राहत कैंप जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ में जिस तरीके से उनको खाने पीने का सामान हो, या क्योंकि लोगों का सब कुछ जो है इस बाढ़ के पानी में बह गया है। खेती बाड़ी तो तबाह हुई है, लेकिन घरों के अंदर जो पहनने के लिए कपड़े थे, खाना बनाने के लिए बर्तन थे, वो सब कुछ जो है वो बह गए हैं। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। कल हमने देखा था कि अमित शाह जो है वो मगूचक के इलाके में गए थे, वहाँ पर लोगों से जाकर उन्होंने मुलाकात की। और लोगों का भी ये कहना है कि देखिए, कोई देश का बड़ा नेता जो है वो हमारे हालात जानने के लिए यहाँ पर आया। अब हमें उम्मीद है कि यहाँ से कुछ और राहत हमारे लिए जो है वो की जाएगी। और अब सबको उम्मीद यही है कि अमित शाह कल शाम को जब इस पूरे इलाके का दौरा कर और जो अधिकारी थे उनसे बातचीत कर मीटिंग कर वापस गए हैं, तो किस तरीके का राहत पैकेज जो है वो अनाउंस किया जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर को इस समय राहत पैकेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके से तबाही का मंजर बाढ़ और बारिश में देखने को मिला, उसी तरीके से अगर हम देखें तो पंजाब में इस समय चाहे गुरदासपुर का इलाका हो, अमृतसर का इलाका हो, अजनाला का इलाका हो, ये सारे इलाके जो हैं वो जलमग्न है। और पंजाब में स्थिति इसलिए भयावह है क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो जो बारिश आती है या पानी जमा होता है वो महज 4 से 5 घंटे में निकल जाता है, लेकिन पंजाब में पानी जो है वो ठहर जाता है। और ऐसे में फसलें तबाह हुई हैं उनकी। बिल्कुल, जब भी पहाड़ों में कुछ बदलाव हो उसका असर मैदानी इलाकों में बहुत पड़ता है, और इसी की बानगी हमें पंजाब के अंदर में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुँचाने के लिए। जो जम्मू कश्मीर को भी फिलहाल इंतजार है राहत पैकेज का,
देखते हैं वो क्या कुछ केंद्र की तरफ से दिया जाता है। ऐसे में खबरों में आगे बढ़ते हुए जलभराव, जलमग्न इन्हीं तस्वीरों को दिखाएंगे और बात दिल्ली एनसीआर की करेंगे, क्योंकि मॉनसून की बारिश से देखें मौसम भले ही बहुत कूल हो गया हो, लेकिन ये बारिश लोगों के लिए एक जी का जंजाल बन गई है। बीती सुबह जब गुरुग्राम के लोग ऑफिस के लिए निकले तो शायद किसी ने ये सोचा तक नहीं था कि ये दिन साइबर सिटी में रहने वाले लोगों को देखना होगा। जी हाँ, देखिए गुरुग्राम में बारिश की बूंदें जैसे ही आसमान से बरसते हुए जमीन से टकराई, ऐसा लगा जैसे कि पूरे दिल्ली एनसीआर की सड़कों ने दम तोड़ दिया। गुरुग्राम शहर की सड़कों पर तो ऐसा जाम लगा कि लोग घंटों तक ट्रैफिक में अपनी गाड़ियों के अंदर फंसे रहे। बारिश की वजह से ऐसा ट्रैफिक जाम लगा जिसकी वजह से लोगों को सड़कों के बीचों बीच अपनी गाड़ियों में ही घंटों तक कैद होना पड़ा। अब देखिए कि परेशानी की बात यह है कि आज भी मौसम कल जैसा ही रहेगा, जिसका मतलब यह है कि लोगों को आज भी महाजाम वाली स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। ऐसा मौसम विभाग की तरफ से पूरी जानकारी दी गई है। और देखिए कि गुरुग्राम में तो हालात ऐसे बने कि कई इलाकों में सड़कें नदी जैसी देखने को मिली। गुरुग्राम की सड़कों पर घुटनों तक पानी था, दुकानों में पानी घुसता हुआ दिखाई दिया, पानी में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। चारों तरफ नज़ारा यही लगभग था। और ऐसे में देखिए कि गुरुग्राम की उस तस्वीर से बिल्कुल ये तस्वीर उलट, जिसे हम कॉरपोरेट हब कहते हैं। स्थानीय लोगों ने कहा हर साल यही होता है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने हालात को देखते हुए 2 सितंबर यानी आज के दिन सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। एहतियातन ये कदम उठाया गया। गाड़ियां घंटों पानी में फंसी रही और जगह जगह लंबा जाम लग गया और इसका असर जो है ऑफिस जाने वाले लोगों पर पड़ा है। जिला प्रशासन ने हालात को देखते हुए कंपनियों और सरकारी दफ्तरों को भी वर्क फ्रॉम होम की सलाह जो है वो दे डाली है। गुरुग्राम के सिकंदरपुर, सोहना रोड, गोल्फ कोर्स रोड पर पानी इतना भर गया है कि कारें आधी डूब गई। कई जगह लोग रात भर फंसे रहे और उन्हें रेस्क्यू करना पड़ा है। गुरुग्राम में भारी जाम देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रही है। और हालांकि देखिए प्रशासन की तरफ से दावा किया गया कि फिलहाल स्थिति अंडर कंट्रोल है, लेकिन साथ ही डीसी की तरफ से हिदायत भी दी गई कि लोग अनावश्यक जो है वो घर से बाहर न निकले। अब ऐसे में देखिए बारिश रहने तक शॉपिंग, लॉन्ग ड्राइव, अन्य गैर जरूरी कार्य स्थगित कर दे। देर रात जिला प्रशासन की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई। कॉर्पोरेट में वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों को निर्देश दे दिया गया है कि वो बच्चों को स्कूल ना बुलाएं, उन्हें घर पर ही ऑनलाइन क्लास जो है उसका ऑप्शन दे। और वहीं देखिए कि पंजाब में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं और सबसे ज्यादा यहां पर तबाही मची हुई है। पंजाब के 9 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें फाजिलका, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, तरन तारण, होशियारपुर, मोगा, गुरदासपुर, बरनाला शामिल है। जालंधर भी अछूता नहीं है। बाढ़ का अलर्ट वहां पर भी जारी कर दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देखिए अब तक कुल मिलाकर के 1312 गांव जो है वो बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। अब ऐसे में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान से बातचीत की। शाह ने आश्वासन दिया कि बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। जालंधर के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल ने यह भी कहा कि रोपड़ से फ्लड गेट खोले जाएंगे। यहां से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे जालंधर, फिल्लौर से लेकर के शाहकोट और लोहिया बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। देखिए भाखड़ा डैम में जलस्तर खतरे के निशान से जो है वो 1680 फीट से 6 फीट ही अब कम रह गया है। लिहाजा डैम के फ्लड गेट 4-4 फीट तक खोल दिए गए हैं। सतलुज का होशियारपुर में जो है जलस्तर बढ़ रहा है लगातार। सुखना लेक से भी देखिए लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद घग्गर का जलस्तर भी यहां पर बढ़ गया है। अब देखिए अमृतसर के अजुनाला में भी रावी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ की अब हम बात कर लेते हैं। वहां पर भी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी करते हुए 2 सितंबर को सभी स्कूलों को जो है बंद रखने का निर्देश दे दिया गया है। तो एहतियातन तमाम कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। और वहीं आप रेस्क्यू देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, दिल्ली में फिर से मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। यमुना पर बने लोहा पुल को फिलहाल अगले आदेश तक
बंद कर दिया गया है। अब देखिए शाम 5 बजे लोहा पुल पर ट्रैफिक बंद होगा, यानी अब अगले आदेश तक अब लोहा पुल जो है वो आवाजाही के लिए नहीं है, लोग वहां से आना जाना नहीं कर पाएंगे। अब दिल्ली में आज भी बारिश का अलर्ट है। कल भी लगातार बारिश हुई थी, हथनीकुंड बैराज से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने यमुना पर बने लोहा पुल को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। शाम 5 बजे से अब ये लोहा पुल जो है वो यातायात के लिए पूरी तरह से बंद होगा। तो लोहा पुल को एहतियातन यहां पर बंद रखने का आदेश दे दिया गया है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद देखिए कि यमुना का जलस्तर बढ़ गया है और इससे पहले भी बारिश भी झमाझम उसका दौर भी जारी है। कल भी लगातार बारिश का दौर चलता रहा। आज भी मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि बारिश का दौर जारी रहेगा। अब ऐसे में एहतियातन ये सारे कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह के जानी नुकसान जो है उसको रोका जा सके। और ऐसे में देखिए जो आसपास के इलाके में लोग रह रहे थे उन्हें तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया ही गया है। निर्देश पहले से ही जारी कर दिया गया था। हर साल लबोलुबाव ऐसी ही स्थिति जो है वो बनती है। अब इसे देखते हुए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये तमाम एहतियातन कदम उठाए गए हैं। अब बारिश का दौर जैसे जारी है तो फ्लड आने की संभावना भी यहाँ पर जाहिर कर दी गई है। अब उसको लेकर के स्कूल को जो है वो बंद कर दिया गया है ताकि बच्चों को किसी तरह की दिक्कत ना आए, उनकी गाड़ियां जो है वो ना फंसे, क्योंकि स्कूल बस की आवाजाही भी इन रास्तों से बहुत ज़्यादा होती है। वैसे में कहीं कोई दिक्कतों का सामना बच्चों को ना करना पड़े, इसलिए एहतियातन ये तमाम कदम जो है उठाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शाम 5 बजे से जो है ये लोहा पुल जो कि आवाजाही के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था उसे यहाँ पर बंद कर दिया गया है। अब देखिए सितंबर में मानसून का सितम, येलो अलर्ट जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपनी संवाददाता सहयोगी दृष्टि का। दृष्टि, बहुत अहम कदम जो है ये उठाया गया है। स्कूल कॉलेज तो बंद ही किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा आने जाने के लिए जिस पुल का इस्तेमाल होता था उसे फिलहाल बंद रखा गया है। और क्या डाइवर्ट भी किया गया है पूरे रूट को कि अब किधर से जाना है, और इसके जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी की गई है सरकार या प्रशासन की तरफ से? देखिए बिल्कुल दिल्ली में हाई अलर्ट है। इस समय यमुना नदी खतरे के निशान से भले ही नीचे है, लेकिन जिस हिसाब से हथनीकुंड बैराज से 1 लाख से ऊपर क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और इसके वजीराबाद से ओखला बैराज से हर रोज हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक देखिए यमुना खतरे के निशान से ऊपर आ सकती है। बीच बीच में जलस्तर कम और घटता बढ़ता रहता है। उसके लिए दिल्ली सरकार ने पूरी एडवाइजरी जारी की है ट्रैफिक पुलिस की। अगर आप ये रूट अवॉइड करेंगे तो आप कहाँ से जाएंगे। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। हम लोग मयूर विहार फेज 1 पर है। आप देख सकते हैं राहत शिविर कैंप भी दिल्ली गवर्नमेंट ने लगाए गए हैं यहाँ पर। और इसके में कई लोग, आइए आपको दिखाते हैं अपने कैमरामैन से कहकर कि कई लोग देखिए अपना सामान लेकर के लगातार विस्थापित हो रहे हैं, नीचे से ऊपर आ रहे हैं जो पूरा बाढ़ का क्षेत्र है। और इस तरीके से पूरे सफेद रंग के टेंट है, इसके अंदर काफी अच्छी जगह है। दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर भी खड़ा है ताकि लोगों को पीने का पानी मुहैया हो सके। हर रोज सफाइयां चल रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तहसील की, सदर, जेवर और एनसीआर के इलाके की, तो 20 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। इसके साथ ही सरकार ने बहुत सारे नंबर्स जारी कर दिए हैं, 0120294474। कई सारी गौशालाएं बनाई गई हैं सेक्टर 135 में, जहां पर कि आप अपने पशुओं को भी छोड़ के जा सकते हैं। देखिए कई लोग ऐसे हैं जो नीचे से बाढ़ क्षेत्र से आ रहे हैं, धीरे धीरे उनको ये लग रहा है कि अब धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है तो उनको ऊपर आना चाहिए। और कई ऐसे लोग हैं जो ऊपर आ चुके हैं। देखिए मैं आपको टेंट का अगर दिखाना चाहूँ तो सरकार ने इस तरीके से टेबल दी हुई है बाकायदा, जो नीचे से ऊपर लोग आए गए अपना सामान रख करके जा रहे हैं। और इसके अलावा दिल्ली सरकार के कई ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी यहीं पर अभी कुछ देर पहले खड़े थे। साफ सफाई देखिए दिल्ली नगर निगम की चली रही है। तो सरकार की तरफ से एक तरीके से पूरे इंतजाम हैं जो इस समय बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए कर लिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर लगाई गई हैं, सुरक्षा बल भी लगाए गए हैं, जिससे कि अगर इस तरह की कोई भी अनहोनी होती है, अचानक से पानी बढ़ता है और लोग फंस जाते हैं, तो उनको बचाव उनका किया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया दृष्टि, ये पूरी जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए और दर्शकों तक कि किस तरह से सरकार और प्रशासन की तैयारी है। यमुना का जलस्तर क्योंकि बढ़ रहा है तो बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनको यहां से निकाल करके जो है वो राहत शिविरों में भी पहुंचाने का कार्य जो है वो चल रहा है। और आइए अब बात करेंगे यूपी में जारी ऑपरेशन लंगड़ा की। यूपी को
अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। और देखिए, इसी कड़ी में फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये दोनों शातिर बदमाश लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की और पुलिस पर फायरिंग कर भागने की फिराक में थे वो। लेकिन जवाबी कार्रवाई में देखिए, दोनों ही आरोपी जो है, उनके पैर में गोली लगी, वो घायल हो गए। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ आपको बता दें, फिलहाल उनका इलाज जारी है। अब आगे कानूनी कार्रवाई होगी। और ऐसी ही तस्वीर मेरठ से भी सामने आई है, जहां पर पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, पुलिस ने फायरिंग की घटना में वांछित चल रहे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल चेकिंग के दौरान बदमाश फायरिंग करके भाग रहा था और तभी पुलिस ने गोली चलाई तो बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हथियार भी बरामद किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता राजन सोनकर का। राजन, लगातार ऑपरेशन लंगड़ा के तहत देखिए अपराध मुक्त बनाने की एक कवायद जारी है। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कल देर रात की बात है जब थाना लोरिया नगर क्षेत्र में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। वही सामने से एक बदमाश आता हुआ दिखाई दिया जिसका नाम चांद बताया गया। इस पे आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और ये फायरिंग के मामले में फिलहाल वांछित चल रहा था। पुलिस ने जब इसे रोकने का इशारा किया, ये रुका नहीं बल्कि इसने पुलिस पर फायरिंग झोंक दिया। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई ने जब पुलिस ने फायरिंग की तो इसके पैर में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। वहीं मौके से पुलिस ने इससे अवैध तमंचा और कारतूस और खोखा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि अपने सगे भाई पर इसने फायरिंग की थी, जिसके बाद में ये लगातार वांछित यानी कि फरार चल रहा था। पुलिस ने फिलहाल इसे गिरफ्तार करके इसका अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहुत जल्द इसे पुलिस सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी और वहीं पुलिस इसके नेटवर्क को भी तलाशने का काम कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजन, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।